Hello class 11 students, welcome to today's online class, and in our today's online class we are going to understand a concept and solve some numerical based on it, and that concept is concept of equilibrium of concurrent forces. About equilibrium we have studied a little bit. We have got an idea of equilibrium in our previous classes, that what is equilibrium and what is forces. Now we will combine these two concepts and understand how equilibrium of forces can happen. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि what is concurrent force, what are concurrent forces. ये concurrent forces नाम ही कुछ अलग है, बस काम है एक पॉइंट पे काम करना. Like for example, take an object, take a body. This body is there, this object is there, and on this body few forces are acting. कुछ force काम कर रहे हैं. You can say like few forces like 2-3 forces are acting. Okay, and if these 2-3 forces are acting at the same point of this body, like take an example, if one force is acting in that way, one force is acting in that way, F1, F2. Okay, these two forces are acting in such a way that I can make it, I can, you know, we already know, हम लोग पहले से जानते हैं कि हम लोग अगर वेक्टर क्वांटिटी है कोई, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं तो हम उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. सो ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि इसको मैं एक पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे शो करना चाहता हूं एक्टेड, दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द लाइन ऑफ दिस पॉइंट. ये दो फोर्सेस कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं, इसमें इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे काम कर रहे हैं कि मैं इसके एक पॉइंट पे से इसको शो कर पाऊं लाइक दिस. ये F2 इधर काम कर रहा था तो ये इधर आगे ले आया, मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया उसे, और F1 was acting on that way, that direction, so I have shifted in that direction. Why I have shifted in such a way? Because I want to show that these two forces are acting from a same point, acting from a same point, acting on a same point of a body. ये दो फोर्सेस इस बॉडी पे एक्ट कर रहे थे, मगर मैंने उसको कुछ इस तरीके से शो करना चाहा अब कि वो एक पॉइंट, मान लो वो पॉइंट है O, जो इस बॉडी का O पॉइंट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है या फिर एक कार है, एक स्टोन है, कुछ भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट, और इसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे F1 और F2, F1 एंड F2. अब इस F1 और F2 को मैंने कैसे पैरेलल शिफ्ट किया और देखा मैंने कि ये दोनों ऑन द लाइन ऑफ दिस पॉइंट एक्ट कर रहे थे, तो मैंने एक पॉइंट से एक्ट करते हुए शो कर दिया. तो जब कुछ फोर्सेस एक किसी पॉइंट, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन two or more forces are acting at a point on a body, then those forces are called क्या? Are called concurrent forces. Concurrent forces. क्यों जानना जरूरी है? Why it is important to understand the concept of concurrent forces? क्योंकि हम देखेंगे अभी कि there are many kind of force which we are going to deal with in this chapter. हमने देखा था टेंशन के बारे में, हमने देखा था वेट के बारे में, ग्रेविटेशन फोर्स से समझे थे. फिर उसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल फोर्स, देखे थे नॉर्मल फोर्स के बारे में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और उसके बाद फिर आएगा फ्रिक्शन फोर्स. तो ये सारे फोर्सेस जब सारे एक साथ एक्ट करेंगे, सारे फोर्सेस एक एक करके एक दूसरे के साथ पेयर अप होके एक्ट करेंगे, तो हमें इनको एज अ कॉन्करेंट फोर्सेस लेना पड़ेगा, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो अब हमने समझ गए कि कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है. कोई एक से ज्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, और वो कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो एक पॉइंट से हम उसको डिफाइन कर सके, एक पॉइंट से एक्ट करते हुए शो कर पाए,
तो उस फोर्सेस को हम कहेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। थोड़ा आइडिया समझ में आया? अगर इसमें अगर थोड़ा सा कुछ डाउट आ रहा है तो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब हम लोग देखने वाले व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces. So let us see that concept. So now let us understand about the equilibrium of concurrent forces. Equilibrium of concurrent forces बोलता क्या है? बोलता है कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और इतने सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स बन रहा है, मतलब वेक्टर एडिशन बोल लो या फिर इनका पूरे का प्रभाव जो बन रहा है, सारे फोर्सेस का प्रभाव जो बन रहा है वो जीरो हो, तो वो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है या तो वो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, और अगर वो मूव हो रहा है अपने वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो उतने ही वेलोसिटी से मूव होता रहेगा। और इस स्टेट को, अब इस अवस्था को, इतने सारे फोर्सेस जो वहां पे लगे हुए हैं और फिर भी वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में है, अपनी पोजीशन अपनी अवस्था में है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। बड़ी बात हो गई, बहुत लंबी बात हो गई, कोई लंबी बात नहीं, अभी समझ में आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल टेक अ पॉइंट ओ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, एक कोई ऑब्जेक्ट में से पॉइंट ओ ले लिया हमने, है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट से समझ लो, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, उसमें से एक पॉइंट ओ ले लिए और कुछ फोर्सेस इस ओ पॉइंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वही कॉन्करेंट फोर्स वाली कॉन्सेप्ट इसी के पहले समझाया मैंने, ठीक। तो मान लो एक फोर्स है, वो है F3, तो F1 F2 कहाँ है, हाँ F3 है ये, ठीक है, और एक फोर्स है इधर है F1 और एक फोर्स है F2, ठीक। ये तीन फोर्सेस हैं जो O पॉइंट पे, किसी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट है जिसका नाम हमने दे दिया O, वहां पे काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, लग रहे हैं, बल लग रहा है वहां पे, ओके। ये तीन फोर्सेस हैं और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स मतलब तो समझ में आ गया, किसी एक पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स काम करे तो उन सारे फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कब स्टेट होगा, इक्विलिब्रियम कब आएगा, ये संतुलन, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है संतुलन, संतुलन कब इसमें होगा, जब इन सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स बन रहा होगा वो जीरो हो, ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को लगभग एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल कर दे, सीधी बात, आम भाषा में बोले तो ये सारे फोर्सेस अब एक दूसरे को कैंसिल कर दे। मगर यहाँ तीन फोर्स है सर, है ना, चार होते तब वो होता नहीं, यही बात आ जाती है हमारे दिमाग में, चार होते ये जरूरी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल टेक हियर F3 इज वन फोर्स, F1 एंड F2 इज टू फोर्सेस। ये F1 एंड F2 का जो रिजल्टेंट हो रहा, हम लोग जानते हैं ना, दो फोर्स हो तो हम लोग उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, कैसे, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं। तो देखो ये दो फोर्सेस का हम लोग निकाल लेते हैं, चलो दो फोर्सेस, ये दो फोर्सेस है सर, इन दो फोर्सेस का मैं निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं, रिजल्टेंट। तो ये रहा हमारा रिजल्टेंट, याद आ रहा है, पैरेललोग्राम लॉ में भूल गए तो फिर से याद दिला देते हैं, थोड़ा भूल गए तो फिर से याद दिला देते हैं। दो फोर्स है F1 और F2, तो उनका, ये दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट से निकले हुए हैं, एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं दोनों, मगर अलग अलग डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप क्या करें, इनको F1 और F2 को दो साइड ले लो पैरेललोग्राम का, और जो डायगोनल बनेगा उस पैरेललोग्राम का, वो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, जो कि F1 प्लस F2 के बराबर होगा। याद रखना है F1 प्लस F2 नहीं है, वेक्टर सम है, मतलब दोनों को वेक्टर एडिशन किए, दोनों के बीच में हम वेक्टर एडिशन किए तो इसके डायगोनल के बराबर आएगा, है ना। अभी शायद थोड़ा सा बैंड दिख रहा है, मगर इस अवस्था में, कौन सी अवस्था सर, अभी बात बोले हमने कि ऐसी कंडीशन में जिसमें ये सारे फोर्सेस का नेट जो हो रहा है, टोटल हो रहा है वो जीरो हो। जब वो जीरो हो, कैसे, देखो ये F1 और F2 दोनों मिलकर F1 प्लस F2 बना रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन हमको दी हुई है वो बोल रहा है कि F3
F3 जो है, ये जो F3 है ना, ये जो F3 है वो F1 प्लस F2 के बराबर है, मगर उसका डायरेक्शन अपोजिट है। देखो मैंने कैसे लिखा, F3 जो है, F3 फोर्स जो है वो F1 और F2 फोर्स के बराबर है। देखो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट बन रहा है ना उसके बराबर है, मगर उसका डायरेक्शन बस अपोजिट है। तो देखो डायरेक्शन अपोजिट के लिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, अभी हमारी कंडीशन ऐसी दिख रही है। ठीक है, देखेंगे न्यूमेरिकल में और अच्छे से सॉल्व और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक थ्योरम भी करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो मैंने इसको क्या करना है, इधर ले आना, इधर ले आओ पूरे को। देखो ये माइनस में है दोनों, इधर ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्लस F1 प्लस वेक्टर ऑफ F2 प्लस F3 इज इक्वल टू, क्या बचा इधर, 0 0, और इसी को ब्रैकेट खोल के लिख दूं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। यानी सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो रहा है, मतलब F नेट क्या हो रहा है, यहां 0 हो रहा है। और ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलने वाले हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नो चेंज इन स्टेट, नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। याद रखने वाली बात यह है कि ऐसी कंडीशन में कोई चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो, अरे ये पॉइंट लिए, उसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें का एक पॉइंट लिए, तो वो अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा उस समय, और अगर मूव हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उस वेलोसिटी से मूव होते रहेगा। कब, जब एफ नेट 0 है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। ऐसे कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कॉन्करेंट फोर्स समझ में आ गया, बिल्कुल, एक पॉइंट पे सारे फोर्स काम कर रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस बोलेंगे उसे। इक्विलिब्रियम भी वही होगा। अगर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो जाए। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक करके सॉल्व किया, दो है उनका एक ले लिया, दो है उनका रिजल्टेंट एक ले लिया, वो रिजल्टेंट इसके अपोजिट हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट हो जाएगा और कैंसिल कर देगा, और हम उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो चलो एक इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक थ्योरम दे दिया है जिसको हम कहते हैं लेमिस थ्योरम। जो तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक लेमिस थ्योरम दिया है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट थ्योरम व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन। So now let us understand a very useful concept, which is useful theorem, in fact, which is Lami's theorem, and ये Lami's theorem actually हमें एक शॉर्टकट सॉल्यूशन देगा, शॉर्टकट सॉल्यूशन जो बहुत तीन फोर्सेस अगर किसी पार्टिकल पे काम कर रहे हैं, तीन फोर्स कहीं किसी पार्टिकल में काम कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें जल्दी से, ये एक शॉर्टकट देगा हमें, इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ 11th as well as important in terms of resolving the various तो नहीं बोलना चाहिए, three forces acting at the same point on a particle। तो ये बोलता है it states लिखना चाहिए, लिख दे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, it states that if three forces are acting on a particle keep it in equilibrium, क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट, ये बोलता है कि अगर थ्री फोर्स काम कर रहे हैं, तीन फोर्स काम कर रहे हैं किसी एक पार्टिकल पे, किसी एक पॉइंट पे, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कौन से कैसे फोर्स है वो, कॉन्करेंट फोर्स है वो, तीन कॉन्करेंट फोर्सेस काम कर रहे हैं किसी एक पार्टिकल में, एक पॉइंट पे, कैसे काम कर रहे हैं, टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, उसको संतुलन में रखने के लिए, मतलब वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रखने के लिए। इसीलिए तो आज इक्विलिब्रियम से चालू किया मैंने,
इसीलिए मैंने चालू किया, कॉन्करेंट फोर्स जानना जरूरी था और इक्विलिब्रियम, क्योंकि लेमिस थ्योरम पढ़ना था। ठीक, तो टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, देन है ना, क्या बोलेंगे, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, then each force is perpendicular, sorry, each force is proportional to the sine of angle between other two forces। क्या बोल दिया सर इसने, क्या बोल दिया सर इसने, कोई बड़ी बात नहीं बोली, दिख रहा है बड़ा, है छोटी सी बात, देखते हैं कैसे डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा, इसीलिए लिखाना भी जरूरी नहीं समझा था मैं, बट चलो डेफिनेशन के लिए बनता है। चलो, एक पार्टिकल है, उसमें एक पॉइंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक पॉइंट ले ली हमने, ठीक, उसमें एक फोर्स काम कर रहा, ठीक, F1, दूसरा फोर्स काम कर रहा, तीसरा फोर्स काम कर रहा, ठीक है, F1, F2, F3, ये तीन फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक, और ये तीन फोर्स कैसे काम कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, यानी सारे फोर्सेस कैसे कॉन्करेंट है, ये सारे फोर्स कैसे है कॉन्करेंट है, ठीक, ये सारे कॉन्करेंट फोर्सेस है, और ये खास बात ये है टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये इस पार्टिकल को या इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, संतुलन में रखे हुए हैं। संतुलन का क्या हमने देखा, इक्विलिब्रियम का क्या डेफिनेशन देखा, कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, छत्तीसगढ़ में रहेगा नहीं इसका मतलब कि वो जिस स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में है उसी स्टेट में रहेगा, उसी अवस्था में रहेगा, ठीक, तो ये मान लो रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं, सीधी बात, सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन जीरो होने वाला है, एफ नेट यहाँ जीरो होने वाला है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में मान लो आपको ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो बोलता है कि देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर टू फोर्सेस, तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों यहाँ पे जितने फोर्स है उन दोनों के बीच के एंगल को डिफाइन कर देते हैं। चलो F1 F2 है ना, तो F2 और F3 के बीच के एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूँ। अब देखो F2 की बारी, F2 के अपोजिट क्या आ रहा है, F3 और F2 के बीच में मैं बीटा बोल देता हूँ, ठीक, ये बीटा है, बी नहीं है, बीटा, ठीक, और F3 की बारी आई, F3 के अपोजिट क्या एंगल आ रहा है, ये F2 और F1 के बीच के एंगल को मैं गामा बोल देता हूँ, ये मैं बोल देता हूँ, ठीक, मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या किस तरीके से इसको डिफाइन किया उसी को ध्यान देना, मैंने किस तरीके से डिफाइन किया इसको, मैंने बोला कि F1 के अपोजिट एंगल, अपोजिट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि F1 को लूंगा मैं तो बाकी दो फोर्सेस क्या बचे, F2 और F3, तो उन दोनों के बीच का एंगल अल्फा हो गया, ठीक है, F2 लूंगा तो बाकी दो फोर्सेस क्या बचे, F1 और F3, तो उन दोनों के बीच के एंगल को मैंने बीटा ले लिया, और जब F3 को लिया मैंने कंसीडर किया तो बाकी क्या फोर्स बचे, F1 और F2, तो उन दोनों के बीच के एंगल को गामा ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये क्या बोलता है कि F1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन ऑफ गामा। ये हो रहा है F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। कहाँ बोला है सर ऐसा, तो कुछ बोला नहीं, हाँ बोला है भाई, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल, अरे वहां प्रोपोर्शनल बोल दिया यानी कि बराबर है सबके, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, देखो इसकी बात की है, ये प्रोपोर्शनल किसके, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्स, यानी F2 और F3 के साइन अल्फा पड़ रहा है वहां पे, साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल है, यानी F अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, देखो मैंने क्या बोला, F अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगला क्या होगा F2, तो F2 अपॉन
साइन बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर उसके बाद F3 की बारी आएगी, तो F3 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, देखो उसके अपोजिट वाला है ना, क्यों? क्योंकि साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, इसको लेंगे तो उसके अदर टू फोर्सेस क्या है, F2 और F1 के बीच का एंगल गामा। तो F3 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट के बराबर सेम कांस्टेंट, तो इज इक्वल टू ईच अदर। F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख सकते हैं, याद हो जाएगा, याद कर लेंगे। F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये गामा अल्फा बीटा में ध्यान मत देना, आप हमेशा ध्यान देना कि मैं जब F1 ले रहा हूं तो उसके अपोजिट कौन सा फोर्स है, कौन सा एंगल है, तो बाकी दो फोर्सेस दिख रहे हैं, उन दोनों के बीच का एंगल। F2 लूंगा तो F2 छोड़ के बाकी दो फोर्सेस दिख रहे हैं, उनके बीच का एंगल। F3 लूंगा तो बाकी जो तो फोर्सेस दिख रहे हैं उनके बीच का एंगल। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। बनेगी बात? नहीं बनेगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके कुछ गलती करेंगे, गलती करके सुधार करेंगे। लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग इट। सो लेट अस नाउ सॉल्व अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है determine the tension, क्वेश्चन पूछ रहा है कि determine the tension T1 and T2 in the string as shown in diagram। डायग्राम दिया है भाई, डायग्राम को ध्यान देते हैं, डायग्राम ही सॉल्यूशन होगा हमारा, डायग्राम ही सॉल्यूशन है। स्ट्रिंग वाला है भाई, सो स्ट्रिंग वाली कहानी, स्ट्रिंग वाली कहानी बता रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि दो स्ट्रिंग है, एक है ऐसा, एक है ऐसा, और एक वेट सॉरी एक मास उससे लटका हुआ है, ठीक है, जिसका मास है 4 kg, 4 kg का मास है, ठीक, 60 डिग्री एंगल पे ये थ्रेड है यहाँ का, सॉरी स्ट्रिंग है, और ये हॉरिजॉन्टल है। डायग्राम से समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल है ये वाला, हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो हम T1 और T2 ले लेते हैं, इनमें से T1 T2 क्वेश्चन में दिया है कि ये वाला T1 है और ये वाला T2 टेंशन है। ये T1 T2 की वैल्यू को पता करो बोलता है। कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं, पिछला अभी जो समझे उसी में से ही समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। गिवन विल लिखना है क्या, अभी लिख देते हैं भाई, है ना, अकॉर्डिंग टू द आवर पैटर्न वी विल राइट। क्या दिया है, m इज इक्वल टू गिवन में लिखना है, ऐसा लिखना है भाई, गिवन में लिखना है, शॉर्ट में नहीं सॉल्व करना है। बन जाएगा तो भी, बन जाएगा तो भी कोशिश करो कि हर बार लिखे m इज इक्वल टू 4 kg, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख दो। पता क्या करना है, टू फाइंड में T1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, T2 इज इक्वल टू कॉमा, T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब पता करते हैं हम लोग, क्या वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग सबसे पहले तो इस डायग्राम को अपने लेमिस थ्योरम के हिसाब से कंपेयर करते हैं, देख सकते हैं क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं इसके। हाँ देखो 4 kg है तो 4 kg को मैं वेट में कन्वर्ट करता हूँ, 4 इंटू 10, सर 9.8 लेते हैं, नहीं 9.8 की जगह 10 ले लो ना, अभी अपना आसान बनाने के लिए आप 10 लगभग ले सकते हैं। नहीं दिया g इज इक्वल टू टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा रहता तब लेना, 10 ले लो, नहीं तो 10 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 न्यूटन। बड़ा बड़ा लिखूं, नहीं दिख रहा, इज इक्वल टू 40 न्यूटन हो जाएगा। ये वेट कैसे काम करेगा, नीचे के डायरेक्शन में। टेंशन T1 कैसे काम करेगा, इधर के डायरेक्शन। टेंशन T2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसा काम करेगा। तो यही चीज को मैं इसी डायग्राम को, देखो इस डायग्राम को मिटाकर मैं बिल्कुल अपने लेमिस थ्योरम के हिसाब से सेट कर देता हूं। कैसे, अभी देखिए, मैं सिर्फ फोर्सेस पे ध्यान दूंगा, बाकी सारी चीज को मिटा देता हूं। अच्छा एक चीज है भाई, थोड़ा जल्दी नहीं, एक चीज है,
एंगल वाली बात है, ये 60 डिग्री है, तो देखेंगे 60 डिग्री की बात भी करेंगे, 60 डिग्री की बात करेंगे, क्या होना है, एंगल जानना जरूरी भाई, क्योंकि लेमिस थ्योरम में एंगल का काम पड़ता है। ठीक, तो ये 60 डिग्री है, मान लो ये 60 अभी दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल में काम कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल को पीछे प्रोजेक्ट करूं मैं, अगर हॉरिजॉन्टल को पीछे प्रोजेक्ट करूं तो क्या ये भी 60 डिग्री होगा सर? अरे देखो ये ऊपर के हॉरिजॉन्टल सीलिंग से, सीलिंग समझ लो, सीलिंग वाला ऊपर छत का है ना, उससे 60 डिग्री बना रहा था, है ना, तो मैंने इसका हॉरिजॉन्टल इधर लिया, तो ये 60 एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, है ना, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स, ये हो गया 60, ये 60, दोनों पैरेलल है ना एक दूसरे के, तो ये हो गया ठीक 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बन रहा है इसका, क्योंकि ये डाउन वेट फोर्स हमेशा एकदम परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर काम करेगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में दिया ही हुआ था, तो ये भी 90 डिग्री दिया है। और ये हॉरिजॉन्टल दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल में है। अरे T2 जिधर काम कर रहा है और उसके पीछे प्रोजेक्ट किए उसको, वो भी तो हॉरिजॉन्टल में है, तो ये एंगल कितना होगा जी, अब देखो ये पूरा मिला के 180 है, 180 माइनस 60 120, अरे इतना कैलकुलेशन करके, एंगल वाला कैलकुलेशन करके रख लो, 90 होगा, 90 होगा, अरे डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल 90। अब ये यहां से लेके यहां तक तो पूरा 180 था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात हो रही थी ना, तो इधर का एंगल 60, इसके हिसाब से तो बचा हुआ कितना 120, ये बात हो गई। इतना बात करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं इधर, इधर पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेमिस के हिसाब से, लेमिस थ्योरम बोलता है सर, लेमिस थ्योरम कि आप W अपॉन W को कंसीडर कर रहा हूं, तो T1 और T2 के बीच का एंगल देखना पड़ेगा, जो कि क्या है 120, तो साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, अब T2 को लेता हूं, T2 अपॉन, देखो T2 को ले रहा हूं तो W और T1 के बीच का फोर्स देखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस 60, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कोई बात नहीं, प्लस वोस वाली बात आ रही है, हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब बचा T1 अपॉन, देखो T1 को कंसीडर कर रहा हूं तो W और T2 के बीच का एंगल देखना पड़ेगा, है ना, वो हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ये वाला आसान है भाई। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसमें से एक एक करके कंसीडर करेंगे। देखो W की वैल्यू अपने को 40 न्यूटन पता चल गई है, साइन 120 की वैल्यू पता करनी है। साइन 120 की वैल्यू सर इतना कठिन है क्या? नहीं है भाई, साइन 120 को साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस 30 डिग्री बोल, अरे 120 इज इक्वल टू 90 प्लस 30, 120 इज इक्वल टू 90 प्लस 30, तो हमको मालूम है, हमको पहले से मालूम है कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। भूल गए सर, 10th की बात थी, भूल गए तो ये नहीं याद रखना, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ भी वही वाला हेर फेर करने वाले हम, यहाँ पे क्या करेंगे, चलो सबसे पहले ना इन दोनों को कंसीडर करते हैं, तो क्या मिलेगा, W साइन 90 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री रखना, इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस 60 डिग्री, याद रहेगा, W अपॉन साइन 90 प्लस 30 डिग्री यानी 120 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस 60, इसको अभी भूल जाओ, इतने को इक्वल को याद रखो। चलो साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कॉस 60 होगा, हाँ भाई होगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, W की वैल्यू रख देते हैं 40 अपॉन साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, दिख रहा है, हाँ, इज इक्वल टू T2 अपॉन कॉस 60 डिग्री, T2 अपॉन कॉस 60 डिग्री, ठीक है। 40 अपॉन कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू नहीं याद आ रही, हाँ कॉस 30 की वैल्यू हमको याद है भाई, और कॉस 60 की भी वैल्यू याद है, नहीं याद है, हाँ
देखो cos 30 और cos 60 हमेशा इस तरीके से याद रखना आप लोग कि cos 30 हम लेंगे, cos 30 हम ले लेंगे 100 सॉरी √3/2 और cos 60 बचता है जो कि होगा 1/2। cos 60 हो जाएगा 1/2। देखो तो 40 अपॉन, इसी को इधर कर रहा हूं, 40 अपॉन cos 30 यानी कि ये बन जाएगा √3/2 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू निकालनी है और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक, नाउ सी T2 को अकेला छोड़ दो, ये 1/2 इधर चले जाएगा। देखो √3/2 का जो 2 है ना वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 40 × 2/√2। अब देखो इधर T2 के नीचे 1/2 था, वो डिवाइड हो रहा था, इधर होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। ये 2 कैंसल, क्या बच रहा है 40 √2। T2 इज इक्वल टू 40 अपॉन √2 न्यूटन। इतने का फोर्स मिल रहा है हमें मिल रहा है T2 इज इक्वल टू 40 √2 नहीं सॉरी √3 ये √3 है ना, √3 न्यूटन, √3 न्यूटन। T2 की वैल्यू मिली इतनी। हाँ डेसिमल में ले आना अकॉर्डिंग टू योर श्रद्धा भक्ति, बट हियर इट इज। ओके, नाउ T1 की बारी। अब T1 में क्या करना है सर, अपने को T2 पता चल गया, इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं आप, चलो ना इसी में से निकाल लेते। W अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू T1 अपॉन साइन 90, इसमें से निकाल ले, कुछ मिटाया जाए, यहां मिटाते हैं तो क्या मिलने वाला है हमें मिलने वाला है W अपॉन साइन 120, W अपॉन साइन, इसको देखेंगे ये और ये भी तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए है ना, W अपॉन साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू T1 अपॉन साइन 90 डिग्री। कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि साइन 120 को हमने 90 + 30 लिए थे, जो कि cos 30 के बराबर हो रहा था। तो 40 W की वैल्यू cos 30 डिग्री इज इक्वल टू T1 जिसकी वैल्यू मालूम नहीं, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 40 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T1। तो T1 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, T1 इज इक्वल टू 40 √2 का, सो 40 √3/2 का 2 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, वो ऊपर चले जाएगा और 40 से मल्टीप्लाई होके 80 अपॉन √3 देगा आपको न्यूटन में। डेसिमल में निकालते रहना, आंसर यही है। क्या क्या आंसर आ रहा है, T2 की वैल्यू आई 40 √3 और T1 की वैल्यू आई 80 √3। ये हमारे दो आंसर है, T1 एंड T2। लेमिस थ्योरम का यूज किया हमने, लेमिस थ्योरम का यूज किया। और कोई कुछ यूज कर सकते हैं कि फॉर्मूले के अनुसार आप लोग कर सकते हैं, मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। देखो ये T1 है, ये T2 है, T2 ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है, W वर्टिकल में है, तो क्यों ना T1 को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दे। तोड़ सकते हैं क्या, अभी हम जानते थे, वेक्टर पढ़े थे हमने, तो पर देखा था कोई फोर्स या कोई वेक्टर अगर किसी एंगल पे काम कर रहा ऐसा T1, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो T1 60 डिग्री बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, तो T1 cos थीटा इधर हो जाएगा और T1 sin थीटा इधर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वर्टिकल वाला, अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो W इज इक्वल टू T1 sin 60 हो जाता और T2 इज इक्वल टू T1 cos 60 हो जाता, ऐसा बनता, और आप उसमें से एक एक की वैल्यू निकाल सकते थे। कोशिश करके देखना, इसको सेम आंसर आएगा। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जो कि रेफरेंस बुक से मैंने लिए है, और
अगर आपसे सॉल्व होता है तो इसको आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें. सो लेट अस सी. So here is one second numerical. This is our second numerical question. जो पूछता है a mass of 5 kg suspended by a rope of length 2 meter. लेंथ पे ध्यान मत देना, कंफ्यूज करने के लिए दिया है. बोल रहा है 2 kg का मास को सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है एक रोप से. 2 kg नहीं, 5 kg के मास को फ्रॉम द सीलिंग से. फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट अ पॉइंट P. इस पॉइंट P, ये पॉइंट P दिया हुआ है, वहां पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस रोप पे. ठीक, पूछ क्या रहा है, अच्छा लिखे नहीं, पूछ क्या रहा है यहां. बोलता है अच्छा ये एंगल को पूछता है थीटा. बोलता है कि थीटा इज इक्वल टू, बताओ कितना है ये एंगल. ठीक, और टेंशन T की वैल्यू बताओ. बोलता है सेकंड चीज, बोलता है कि T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये दोनों चीज पता करो बोलता है क्वेश्चन में. कठिन है नहीं. फिर वही लेमिस थ्योरम में पहुंचो. लेमिस थ्योरम में पहुंचने से पहले सॉल्यूशन में देखो क्या क्या लिखेंगे. लिख सकते हैं सर गिवन में 5 kg मास दिया हुआ है. हमेशा लिखना है, ऐसा नहीं शॉर्ट में जाना नहीं. m इज इक्वल टू 5 kg. गलतियां यही होती है जब शॉर्ट में जाते हैं, गलतियां यही हो जाती 5 kg. और f इज इक्वल टू 50 न्यूटन. अच्छा देखो यहीं पे कुछ कर सकते हैं. 5 kg का मास है, वेट कितना होगा, w इज इक्वल टू 10 ले लूं मैं, 10 ले लूं g की वैल्यू को, तो 5 इंटू 10 यानी कि 50 न्यूटन का वेट हो जाएगा. वेट एक फोर्स होता है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, जो अर्थ लगाता है किसी भी मास पे. पता क्या करना है, टू फाइंड. दो चीजें पता करनी है टू फाइंड में. फिर से लिखना पड़ेगा क्या, अरे लिख देते हैं. थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड टेंशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये टेंशन T. चलो इसको लेमिस थ्योरम के लायक बनाए. कैसे बना सकते हैं, सीलिंग को हटा देता हूं, फोर्सेस को बस देखता हूं और एंगल को देखता हूं. ये लो, ठीक है, इसको भी हटा देता हूं. ये 50 W इज इक्वल टू 50 न्यूटन दिख ही रहे यहाँ पे. ठीक, अब एंगल की बात करते हैं. थीटा दिया हुआ है, कोई और एंगल नहीं दिया, मगर इतना तो ये हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल में. वर्टिकल W हमेशा वर्टिकल में काम करना है. हॉरिजॉन्टल में अभी 50 न्यूटन 90 डिग्री ये दिया हुआ है. ठीक है, और ये जो अपना जहां से थीटा चालू हो रहा है वो एंगल, जहां से थीटा चालू हो रहा है वो एंगल वर्टिकल से बन रहा है. मतलब ये भी F से लेकर ये वर्टिकल 90 डिग्री का है. ठीक, और ये वर्टिकल से लेके ये जो ऊपर का वर्टिकल है वो 180 का है. तो ये एंगल कितना हो जाना है, 180 माइनस थीटा. चलो उसको देखेंगे. लेमिस लगाए, वी नो दैट क्या बन सकता है यहां से, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, W अपॉन W के अपोजिट में क्या एंगल बन रहा है, या फिर दो फोर्सेस F और T, उन दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा. 90 प्लस थीटा देखो, F और T 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, अगला लेते हैं क्या, F इज इक्वल F अपॉन या 50 लिख दूं, डायरेक्ट 50 लिख दूं. 50 अपॉन, चलो F ही लिखता हूं. F अपॉन F के अपोजिट में क्या एंगल है, देखो F के अपोजिट में W और T पड़ रहा है, तो उसके बीच का एंगल ये वाला एंगल पड़ रहा है, ये वाला एंगल. अब देखो ये W से लेके ऊपर तक का एंगल 180 है. W से लेके ऊपर तक का एंगल 180 है. 180 है, उसमें से थीटा माइनस कर दो तो ये एंगल निकल जाएगा, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, सब समझ में आ जाएगा. और T बचता है फिर T अपॉन, उसके अपोजिट में क्या है, F और W, यानी उसके बीच का एंगल साइन 90 डिग्री. ठीक, सबसे पहले तो थीटा का खेल खेलते हैं, थीटा का एंगल पता करते हैं, थीटा एंगल की वैल्यू. तो इन दोनों को कंसीडर करते हैं, W और F वाले को इन दोनों के सेट में करते हैं. चलो तो ये होगा हियर W अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू F अपॉन, देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. भूल गए तो याद रखना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा.
तो यहाँ भी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, अभी पता चल जाएगी, अभी पता चल जाएगी। अभी देखते हैं हम लोग, देखो यहां से W की वैल्यू 50 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू F की वैल्यू 50 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को इधर ले आता हूँ, 50 को इधर ले जाता हूँ, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 50। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। निकल गया 45 डिग्री। टेन थीटा 1 कब होता है? टेन थीटा 1 होता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मिल गया ये, यानी ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। मिल गया लेमिस थ्योरम से, है आसान, बस ऐसे ही यूज करना है हमें। अब देखते हैं टेंशन वाला फॉर्मूले के लिए। टेंशन का वैल्यू पता करने के लिए, तो ये t अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू W अपॉन साइन 90 प्लस थीटा ले लूं। इन दोनों को, इनको भी ले सकते हैं आप, इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, वो भी जो जो वॉट एवर सूट्स यू। मिटाया जाए, यहीं से मिटाया जाए। चलो इतने में देखते हैं, इतने में देखते हैं यहां से क्या बन रहा है हमारा। यहां से क्या बन रहा है हमारे लिए? बन रहा था, हमारे लिए बन रहा था कि साइन नो W अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा था, W अपॉन 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू T अपॉन साइन 90 डिग्री। देखो 90 T के अपोजिट है, W है 90 डिग्री, ठीक है। तो W की वैल्यू 50 और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू T अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1। तो यानी कि T की वैल्यू क्या हो गई? 50 अपॉन कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? T इज इक्वल टू 50 अपॉन 45 की वैल्यू, साइन कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2। यानी कि थोड़ा सा और यहाँ पे आंसर को बढ़ा लो, T की वैल्यू आपको मिल जाएगी T इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 2 न्यूटन। डेसिमल में निकाल सकते हैं आप, निकाल लीजिएगा डेसिमल में। तो T की वैल्यू भी मिल गई और थीटा की वैल्यू तो पहले निकल गई थी 45 डिग्री, यानी दोनों चीज हमने निकाल बैठे। अब यहाँ पे एक बात बनती है कि सर अल्टरनेट मेथड में भी करके बता दीजिए। अल्टरनेट मेथड में देखिए कितना आसान बन जाता है। अल्टरनेट मेथड भी सही है, लेमिस थ्योरम भी बिल्कुल सही है। अल्टरनेट मेथड में मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, so that you will relate the things, so that you can relate the things how the things we have studied previously are applicable and Lemis theorem is also correct. लेमिस थ्योरम भी आपको करेक्ट होता हुआ दिखेगा। अल्टरनेट मेथड में क्या बोला था मैंने कि वर्टिकल एक दूसरे के बराबर होंगे और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के बराबर होंगे। हॉरिजॉन्टल में जो भी फोर्स लग रहे होंगे उन सबको इक्वेट कर दो, और वर्टिकल में जो भी फोर्स लग रहे होंगे उनको भी इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि सारे इक्विलिब्रियम में है ना, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। तो देखो यहाँ पे W लग रहा है, यहाँ पे W फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, नीचे F फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल में, ये T फोर्स बस है जो ऑब्लिक डायरेक्शन में, उसको हम उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। चलो, तो T थीटा डिग्री बना रहा है वर्टिकल से, तो ये वाला साइड, मैंने वर्टिकल वाला साइड T cos थीटा हो गया और हॉरिजॉन्टल वाला साइड T sin थीटा हो गया। जिधर से एंगल थीटा बना रहा है उसी तरफ में हम cos थीटा ले लेते हैं उसका, और जिधर नहीं बना रहे उसको sin थीटा वाला कंपोनेंट ले लेते हैं, ये पहले से जानते हैं। तो चलो अब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर स्टेट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट W और T cos थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। W इज इक्वल टू T cos थीटा हो जाएगा, इक्वेशन 1 ले लो। और हॉरिजॉन्टल
कंपोनेंट देखो क्या क्या हॉरिजॉन्टल में है, टी साइन थीटा और एफ ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे, एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा इज इक्वल, ये इक्वेशन 2 दे दो। अब देखो क्यों हो रहा है ये, क्योंकि सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, यही तो सारे फोर्सेस हैं, हमने ये टी को भी रिजॉल्व करके दिखा दिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो सारे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तब जाके तो एफ नेट जीरो होगा, एफ नेट जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में है बोल दिया था। कहाँ बोला था सर, अरे सस्पेंडेड है, रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में। तो चलो यहां से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा हमको, देखो या क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो F अपॉन W इज इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, ठीक। अब इसी में देखिए आगे बढ़ के ये दिखेगा, F और W की वैल्यू रख दो, 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू टी कैंसल, टी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा तभी तो 1 आएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ गया पहला आंसर। दूसरा, अब यहीं पर हम थीटा की वैल्यू को 45 ले लेते हैं, है ना, तो W इज इक्वल टू टी कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ये 50 वैल्यू इसकी, t की ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अंडर रूट 2 न्यूटन, ये t की भी वैल्यू आ गई। देखे हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू। आप बोलोगे सर ये वाला ज्यादा आसान है, हाँ आसान था, लेमिस थ्योरम भी जानना जरूरी था, इसलिए हम समझे आज। तो आज हमने समझा कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, और लेमिस थ्योरम देखे, और रिजॉल्व वाला करने का जो पहले जानते थे उसको भी हमने ट्राई भी कर लिया, उसको भी देख लिए कि सॉल्व हो सकता है क्या उस तरीके से, और सही आंसर आता है क्या। एक क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में दूंगा इन पीडीएफ नोट्स, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड गिव द आंसर in either in the comments or in the WhatsApp. This is it for today. Try to solve more number of questions from reference book. Keep studying. Have a nice day.